हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर एक थियोरेटिकल क्लास डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोगों को प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, ये जो थ्योरी आती है जो पेपर में, वो किस तरीके की आप लोगों को थ्योरी पेपर में मिलती है। तो बड़ा ही बेसिक सा काम है यार, थियोरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। साथ में एक दो न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ सो दैट आप लोगों को और भी चीजें पता चले कि डाटा को हम लोग प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे ज्यादा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेबल के ऊपर। प्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है कि टेबुलर फॉर्म में आप लोग डाटा को अपना प्रेजेंट कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक को। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। साथ ही में पूरा एक न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक का ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर वो चीज मिल जाएगी। देखिएगा, जब हम लोगों ने अब डाटा को कलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है, क्लासिफाई कर लिया होगा, हर चीज कर ली होगी, ठीक है, बेसिकली क्लासिफाई करने के बाद ये अपना प्रोसेस होता है। तो जब आप लोग डाटा को क्लासिफाई कर लेते हैं, कलेक्शन कर लिया हुआ आप लोगों ने, क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग प्रेजेंट करते हैं डाटा को। अब डाटा को प्रेजेंट करना जरूरी क्यों है? देखेगा जी, क्योंकि आप लोगों के पास डाटा होता है बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी में। जब तक अगर आप उसको किसी और के सामने रखोगे नहीं, प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तो वो कैसे कोई बंदा पहचान सकेगा कि आप लोगों का किस चीज का डाटा है, आप लोग वहां से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, क्या चीज है ये चीज, ठीक है। इसलिए हमें डाटा को प्रेजेंट करना बड़ा ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे बताया गया है द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा। मैं मार्कर ब्लैक कर लेता हूँ। The process of the presenting the data in is an integral part of the data analysis and the research. नेक्स्ट चीज है यहाँ पे कि भाई आप लोग डाटा को नहीं समझ पाओगे किस तरीके से क्या चीज है, इतना ज्यादा डाटा है, एकदम से आ जाएगा। दूसरे पर्सन को अगर आप समझाने बैठोगे नहीं समझ पाएगा, ठीक है। दैट इज वाई इट इज अ हार्ड टू अंडरस्टैंड। तभी हम लोग यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन के मेथड, जो कि बहुत जरूरी है डाटा को एक मीनिंगफुल तरीका चीज बताने के लिए कि यार यहाँ से ये मतलब निकलेगा, इसलिए डाटा को प्रेजेंट करना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या चीजें मिलती है जब आप डाटा को प्रेजेंट करते हो? ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ट्रेंड्स को चेक करने में हेल्प करता है, और कम्यूट करता है, फाइंडिंग इफेक्टिवली कम्युनिकेट, मतलब कि यार ये बाकी जो कंपैरिजन होता है बाकी चीजों के साथ, किस तरीके से कोई चीज रिलेटेड है, वो चीजें भी यहाँ पे ये बताता है, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन जो होती है वो बहुत तरीकों से करी जाती है। हम लोग आज के इस क्लास में टेबुलेशन का कंसेप्ट समझेंगे कि किस तरीके से टेबल की हेल्प से आप लोग डाटा को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये मैंने सारा बता दिया कि क्यों जरूरी है। द वे डाटा इज प्रेजेंटेड कैन इन्फ्लुएंस हाउ इट इज इंटरप्रेटेड। दस क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी आर असेंशियल। इससे थोड़ा बहुत हम ना एक्यूरेसी की तरफ भी पहुंच जाते हैं कि जब आप लोगों को डाटा साफ साफ दिख रहा होता है ना, मतलब प्रेजेंटेड डाटा जब आप लोगों को दिख रहा होता है, आप लोग बड़ा इजीली कंक्लूजन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टेबुलेशन ऑफ द डाटा की। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में डिफरेंस भी पढ़ेंगे, और किस किस टाइप के आप लोगों के पास टेबल होते हैं, ये चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेबुलेशन रेफर्स टू द, टेबुलेशन का मतलब क्या है देखिएगा। टेबुलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डाटा सिस्टमेटिकली इनटू रोज एंड कॉलम। भाई जब आप लोग छोटे होते हैं, या फिर आप लोगों ने मेरे से न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स में पूरी प्लेलिस्ट देखी थी, वहां पर हम लोग डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस सीरीज लिखते थे। एक तरफ मैं आप लोगों को एक्स बनाकर देता था, एक तरफ मैं आप लोगों को फ्रीक्वेंसी बनाकर देता था। ये क्या था? ये भी तो एक टेबल ही था। हमने यहाँ पर एक क्लास इंटरवल वाला टॉपिक भी पढ़ा था। ये सारा क्या था? टेबुलेशन फॉर्म में तो मैंने डाटा आप लोगों को दिया था ऑलरेडी, ठीक है। तो टेबल क्या होते हैं? टेबल जिसमें आप लोग डाटा को कुछ रोज या कॉलम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप लोग इट हेल्प्स प्रेजेंट लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा इन अ कंसाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट। पूरा एक कंसाइज और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट होता है, जिससे आप लोग इजीली एनालाइज कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं। एनालाइज मतलब होता है जब आप लोगों ने मीन मीडियन मोड का कंसेप्ट लगाया था, न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाली थी, एनालाइज करा था, उसको बोलते हैं एनालाइज करना। और इंटरप्रेट मतलब रिजल्ट जो आता है आप लोगों का, जैसे किसी डाटा का मीन कितना आ रहा है, मीन डेविएशन कितना आ रहा है, ये चीज करने में हेल्प करता है। टेबुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ द डाटा प्रेजेंटेशन बिकॉज इट हेल्प्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू द मोर मैनेजेबल पीसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर हमारा जो टेबल वाला जो मेथड है, टेबुलेशन जो है, ये क्या करता है? जो बहुत कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है उसको पूरा
अप टू मार्क जितनी आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग सेट करके देता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वैल्यूज भी बताता है। जब मैं आप लोगों के लिए एक टेबल बनाऊंगा ना, आगे चलकर मैं टेबल वाले क्वेश्चंस लाया हूँ, कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं आप लोगों को टेबल, कुछ स्टेटमेंट प्रेजेंट कर देते हैं और कहते हैं कि इसका टेबल बनाओ, तो हमें उस डाटा को अरेंज करके बताना पड़ेगा टेबल में, तो वो आप लोगों को पता चलेगा आगे की पार्ट में। हाँ जी, अब यहाँ पर स्टेप्स क्या है टेबुलेशन डाटा के। सबसे पहले तो भाई आप लोगों ने कलेक्शन ऑफ द डाटा करा ही होगा, क्योंकि जब आप किसी चीज का स्टैटिस्टिक कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, हम हमेशा अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेप तो यही हो गया कि गैदरिंग द रॉ डाटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। आप लोग सर्वे से कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट से कर सकते हो, या फिर ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आप लोग ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं डाटा को इनटू द कैटेगरीज और ग्रुप बेस्ड ऑन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कोई बच्चा इस सब सब्जेक्ट का है, फिजिक्स का है, फिजिक्स में जाएगा, केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री में जाएगा, मेडिकल का है, मेडिकल में जाएगा, नॉन मेडिकल का है, नॉन मेडिकल में जाएगा। इस तरीके से आप लोग डाटा को कैटेगराइज ग्रुप में करना शुरुआत करते। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है, जो हम इस बार पढ़ रहे हैं, दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, जिसमें हम लोग ऑलरेडी क्लासिफाइड डाटा को टेबल्स की फॉर्मेट में बनाएंगे। ऑलरेडी क्लासिफाइड होता ही है, ठीक है, और ये बनाते कैसे हैं, बाय ओनली बाय रोज एंड कॉलम के साथ, ठीक है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन रो और कॉलम में रखते हैं, जिससे आप लोगों का टेबल ये बन जाता है। अब ये जरूरी क्यों है, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी थ्योरेटिकल पार्ट में ही ये चीजें पूछ ली जाती हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेबुलेशन भी आ जाता है, मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेबुलेशन भी साथ में लिख लेता हूँ कि क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं टेबुलेशन के। ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन, कुछ चीजें मैंने यहाँ पर ऐड नहीं करी हैं, वो मैं पेन के साथ लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेबुलेशन आ जाए या फिर वाई टेबुलेशन इज इंपॉर्टेंट आ जाए, ये दोनों ही पॉइंट सेम है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर ये है सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डाटा। जैसा मैंने बताया कि आप लोगों के पास डाटा बहुत बड़ी अमाउंट में होता है, हम लोग जब प्रेजेंट करते हैं ना डाटा को, तो वो कॉम्प्लेक्स डाटा को बड़ा ही सिंपल वे में प्रेजेंट करते हैं। By organizing data into rows and column, tabulation makes it easier to see relationship between the variable। ये एक और सेकंड पॉइंट आ जाएगा जिसमें आप लोग कंपैरिजन भी करते हैं, ठीक है। जैसे मेल और फीमेल का अलग अलग आप लोगों ने डाटा रिप्रेजेंट कर दिया और फिर आप लोगों ने हाइट जज करनी शुरू करी कि भाई मेल की हाइट ज्यादा है कि फीमेल की हाइट ज्यादा है। तो पहला पॉइंट आप लोगों का ये होगा जिसमें आप लोग सिंप्लीफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स डाटा में। दूसरा पॉइंट आप लोगों का कंपैरिजन का भी आ जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखा हुआ है, हेल्प इन कंपैरिजन, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, इट अलाउज फॉर द इजी कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट सेट ऑफ द डाटा। और तीसरा पॉइंट है फैसिलिटेट एनालिसिस, वेल टेबुलेटेड डाटा एड्स इन ड्राइंग कंक्लूजन और आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड। मतलब यहाँ से आप लोगों को कुछ कंक्लूजन्स भी पता चलती हैं और ट्रेंड के बारे में भी पता चलता है कि मान लो अगर इंडिया में इतने % पॉपुलेशन है इस जगह पे, तो इस हिसाब से बढ़ रही है, तो वो यूजुअली इसी हिसाब से आगे आगे भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ट्रेंड्स पता करने के लिए ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। और भी अगर मैं पॉइंट्स आप लोगों को बताऊं, इकोनॉमी भी हो सकता है, ठीक है। इकोनॉमी, ये आप लोग इसको ऐड करते जाइएगा साथ में, क्योंकि इससे क्या होता है, ये इकोनॉमिकली टाइम भी सेव करता है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, सेव्स टाइम भी करता है और साथ में मनी भी करता है। क्योंकि जब आप लोग डाटा को ऑलरेडी प्रेजेंट करके किसी को दे दोगे, उसको समझने में आसानी हो जाएगी, उसका टाइम वगैरह बच जाएगा, ठीक है, उसके एफर्ट जो है ये भी बच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये इकोनॉमिकल भी हो जाता है। उसके बाद में एक आप लोगों ने जैसे फैसिलिट एनालिसिस लिखा हुआ है, जिसमें मैंने ड्राइंग कंक्लूजन और आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड्स लिख दिया, इकट्ठा पॉइंट कर दिया। आप लोग यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, फिफ्थ पॉइंट, थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे ये कर देते हैं कि इट प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। अब जब आप लोगों ने डाटा को प्रेजेंट करा होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां से निकाल सकते हो, चाहे वो आपकी जरूरत की हो कि ना हो, बट फिर भी आप लोग वहां से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, कुछ भी, ठीक है। जितना भी डाटा आपने ऑलरेडी प्रेजेंट करा होगा, मान लो किसी बच्चे को सिर्फ ये चाहिए हो कि भाई इस कॉलेज में कितना बच्चा पढ़ता है, लेकिन साथ में उसको ये भी पता चल जाएगा कि भाई इस ब्रांच में, इस क्लास में कितने कितने बच्चे पढ़ते हैं, ये भी सारी चीजें उसको पता चल जाएगी जब आप लोग ऑलरेडी इसको टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है, 5-6 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। आप लोग इसको अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हैं कि भाई हेल्प इन इंटरप्रिटेशन, हेल्प इन इंटरप्रिटेशन मतलब रिजल्ट पता करने में इंटरप्रिटेशन इसमें भी हेल्प करता है। और अगर मैं बोलूँ पॉइंट, तो आपके स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग में भी काम करता है, जैसे
जब हमने वो पढ़े थे स्टैटिस्टिक के पोर्शन मीन मीडियन एंड मोड, उसमें भी ये हेल्प करता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप लोग बना सकते हो टेबुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा कंसेप्ट जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेबुलेशन बताया है और इसके टेबुलेशन इज इंपॉर्टेंट बताया है, ये बताया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ये एक क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर में कभी कभी थ्योरेटिकल पार्ट में अगर आना होता है तो ऐसी चीजें आ जाती हैं पेपर। ठीक है, so while both classification and tabulation are the method used to organize and present data, they serve a different purpose. दोनों का काम जो है वो एक ही है, ऑर्गेनाइज करना डाटा को और प्रेजेंट करना, लेकिन दोनों के दोनों किस तरीके से डिफरेंट है ये देखिएगा जी। यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द डाटा इनटू कैटेगरीज और क्लासेस बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ क्लासिफाइंग स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर ग्रेड लेवल्स, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एक्सेट्रा, और क्लासिफाइंग प्रोडक्ट बाय टाइप, एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, क्लॉथिंग। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डाटा को क्लासिफाइड करके लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि क्या एग्जांपल है। हमने ग्रेड के हिसाब से बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, भाई फर्स्ट ग्रेड वाले जो है वो यहाँ पे जाए, सेकंड ग्रेड वाले यहाँ पे जाए। लेकिन जो टेबुलेशन है, टेबुलेशन में क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफाइड डाटा इनटू रोज एंड कॉलम फॉर बेटर प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कैसे काम करता है, हम लोग इसको क्लासिफाई कर देते हैं इनटू द रोज एंड द कॉलम, ताकि आप लोगों का जो डाटा है वो और भी अच्छे से प्रेजेंट हो और एनालिसिस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द क्लासिफाइड कैटेगरीज एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन एन ऑर्गेनाइज्ड टेबल्स। बस वही है कि भाई यहाँ पे आप लोग क्लासिफाइड कैटेगरीज देखते हैं, साथ ही में उनको ऑर्गेनाइज्ड टेबल में भी देखते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन का जो पर्पस है, पर्पस क्या होता है, टू कैटेगराइज डाटा इनटू मैनेजेबल क्लासेस। मतलब जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन करी जा सकती है आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करें, लेकिन यहाँ पर पर्पस क्या होता है, टू डिस्प्ले and classify data in structured manner that it can be easily understood and analyzed। मतलब हम इस पर्पस से करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो इजीली पढ़ा जा सके और इजीली उसको हम लोग एनालाइज कर सके, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स इस्तेमाल करे जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं, क्लासिफाइंग सेट ऑफ द सोल्यूशन मार्क्स इनटू रेंजेस 0 to 50, 51 to 71, 76 to 100। किसी बच्चे के 100 तक, मतलब एक क्लास है, क्लास में 100 तक मैक्सिमम स्कोर था, हमने क्लासिफाई कर दिया कि 0 to 50 वाले बच्चे इस कैटेगरी में आ जाए, 51 to 75 वाले इस कैटेगरी में आ जाए, 76 to 100 वाले इस कैटेगरी में आ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रेजेंटिंग द कैटेगरी स्टूडेंट मार्क्स इनटू अ टेबल दैट शोज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ईच ग्रेड रेंज। यहाँ पर हम लोग साथ में एक और चीज प्रेजेंट कर देंगे कि यहाँ पर 0 to 50 वाले 10 बच्चे हैं जी, 51 to 75 वाले 7 बच्चे हैं जी, और 76 to 100 वाले 3 बच्चे हैं। ठीक है, इस तरीके से 3 बच्चे। तो ये इस तरीके से काम करता है। और भी बहुत सारे मेथड है, और भी मतलब एक आधा डिफरेंस है, और मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि जो क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन इज डन प्रियर। ठीक है, प्रियर टू टेबुलेशन। हम लोग क्लासिफिकेशन को पहले करते हैं टेबुलेशन से, तो ये बात ध्यान रखना। और जो टेबुलेशन होगी हम लोग उसको क्लासिफाई किए बिना तो हम कर ही नहीं सकते। मैं जब आप लोगों को सामने टेबल भी बनाऊंगा ना, तब आप लोगों को पहले मैं क्लासिफाई करके बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं उस चीज का टेबल बना के दिखाऊंगा। तभी कहते हैं कि क्लासिफिकेशन पहले करनी चाहिए टेबुलेशन से। उसके बाद अगला पॉइंट है कि आप लोग ना क्लासिफाई करते टाइम, ये हो गया अपना चौथा पॉइंट, एक हो जाएगा पांचवा पॉइंट। क्लासिफिकेशन इज classification is not possible to express in proportions और परसेंटेज। मतलब हम लोग क्लासिफिकेशन को परसेंटेज में नहीं कर सकते, प्रोपोर्शन में नहीं कर सकते, कुछ पार्ट में ऐसे डिवाइड नहीं करवा सकते, लेकिन टेबुलेशन के अंदर हम लोग ये काम कर सकते हैं। यार सीधी सी बात है, मैं क्लासिफिकेशन का लिख रहा हूँ, आप लोग टेबुलेशन का खुद भी सोच सकते हैं, उसका ऑपोजिट होने वाला है। ठीक है, और बस ये मेन 5 पॉइंट है। एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर हम लोग जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन shows descriptive
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ फैक्ट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ फैक्ट, जो क्लासिफिकेशन होती है वो जस्ट एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ द फैक्ट होती है, लेकिन जो टेबुलेशन होती है वो फिगर्स भी बताती है, फिगर्स भी दिखाती है ना। जैसे जब आप लोगों ने ये टेबल बनाए थे मीन मीडियन मोड के लिए, तब आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर हम पूरे पूरा मतलब फिगर्स आते, फिगर्स में आंसर लिखते थे या कुछ भी ऐसा चीज। बट फिर भी ये जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव बताएगा, मतलब थ्योरेटिकल चीज ही कंक्लूड कर पाएगा। इन शॉर्ट ये है, ठीक है। क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल चीज करता है, उसके फैक्ट जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन टेबुलेशन से हमें कुछ एग्जैक्ट फिगर्स वगैरह, एग्जैक्ट नंबर्स वगैरह, ये सारी चीजें भी पता चल जाती है। और मेन जो डिफरेंस था वो तो यही था कि भाई हम लोग इसको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्लासेस में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग अपने क्लासिफाइड डाटा को रोज और कॉलम में करते हैं। तो 5-6 पॉइंट है यहाँ पर, ये आप लोग अपने पेपर में अगर लिख के आओगे तब आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट बात यहाँ पे करते हैं टाइप्स ऑफ द टेबल, सबसे जरूरी टॉपिक है। कोई टॉपिक रहा तो नहीं है? हाँ, टाइप्स ऑफ द टेबल, क्योंकि पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को डाटा दे दिया गया होगा और फिर आप लोगों को पूछा जाएगा बनाने को कि आप लोग टेबल बनाए, ठीक है, और ये टाइप बताएं कि कौन सी टाइप है। तो आप लोगों को टाइप ऑफ टेबल पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली हमारे यहाँ पे टाइप है सिंपल टेबल। सिंपल टेबल में कुछ नहीं है, आपने यहाँ पर एक एग्जांपल दी है कि अ टेबल शोज दैट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन वेरियस ग्रेड लेवल्स, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये इस तरीके से बस हमने डाटा को प्रेजेंट करा है। देखो आप लोग पढ़ सकते हैं इसको कि ग्रेड लेवल, फर्स्ट ग्रेड के कितने बच्चे हैं, 25 है, सेकंड ग्रेड के 30 है, थर्ड ग्रेड के 28 है। तो ये बड़ा ही सीधा सा, बड़ा सिंपल सा टेबल है, इसीलिए ये सिंपल टेबल की कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन अगला टेबल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टेबल है। कॉम्प्लेक्स टेबल में क्या होता है, 2 से ज्यादा कॉलम बनते हैं आपके पास, ठीक है। जैसे है तो ये भी इजी, लेकिन यहाँ पर 2 से ज्यादा कॉलम बन रहे हैं। जैसे ये 2-3% 3 स्टूडेंट है, ए बी और सी, 3 स्टूडेंट के मैथ्स के स्कोर हमें गिवन है, साइंस के स्कोर गिवन है और हमें इंग्लिश के स्कोर गिवन है। तो टेबल अगर बना दे, मैं पूरा इसका टेबल बना दूं, तो ये इस तरीके से आप लोगों का टेबल बन जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये आप लोगों का कॉम्प्लेक्स टेबल बन गया। तो इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि जो सिंपल टेबल होता है उसके अंदर ज्यादा रोज और कॉलम्स नहीं होती, लेकिन कॉम्प्लेक्स टेबल के अंदर थोड़ी ज्यादा रोज और कॉलम्स बन जाती हैं। ये हो गया। When the data involves multiple variables or categories, जब आपके पास ज्यादा वेरिएबल्स आ जाए, वेरिएबल मतलब यही कॉलम्स ज्यादा बन जाए ना। These table can present data across several dimensions and are useful for more detailed analysis। अब यहाँ से आप ज्यादा एनालिसिस अच्छा और कर सकते। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेटिस्टिकल टेबल। स्टेटिस्टिकल टेबल का मतलब ये हो गया कि भाई दिस टेबल डिस्प्लेस समराइज्ड स्टेटिस्टिकल डाटा सच एज एवरेज, परसेंटेज और टोटल्स। स्टेटिस्टिकल टेबल जिसमें आप लोगों को कोई मैथमेटिकल चीज लिख देते हैं कि भाई ये कितना परसेंटेज है, ये इसका टोटल कितना है, इसका ऑन एन एवरेज कितना है ओवरऑल में से। तो ये जो होते हैं जिसमें स्टेटिस्टिक की चीजें या मैथमेटिक्स की चीजें यूज हो जाए, ठीक है, उसको आप लोग स्टेटिस्टिकल टेबल कहते हैं। जैसे यहाँ पर आ रहा है कुछ रीजन आ रहा है, ठीक है, रीजन आ रहा है साउथ ईस्ट नॉर्थ, ये आ रहा है, साथ में उसकी सेल दी गई है और साथ ही में परसेंटेज चेंज दिया गया कि भाई इतना परसेंटेज चेंज आ रहा है। अब ये परसेंटेज चेंज भी तो स्टैटिस्टिकल हो गया ना, कि पहले भाई 1200 सेल थी, अब 10% चेंज आया, अब वो प्रॉफिट ज्यादा हुई है कम हुई है ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पर 10% लिखा हुआ, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, चेंजेस तो आए हैं ना, ठीक है। तो ये पार्ट आप लोगों का स्टैटिस्टिकल टेबल हो जाता है। नेक्स्ट टेबल आप लोगों का होता है फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल जो आप लोगों ने अभी तक सभी के सभी मेरी न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक में समझा था। जब आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दी जाती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स आप लोगों को दी जाए, उसमें आप लोग कहते हैं कि ये अपना फ्रीक्वेंसी टेबल है। अ फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्प्लेज द फ्रीक्वेंसी और काउंट ऑफ अकरेंस। इसका मतलब यही होता है, count of occurrence for each value or range value in a data set. It is commonly used in a statistical analysis to show how frequently different value appear in a data set. जैसे एज ग्रुप है 0 to 10, मतलब फ्रीक्वेंसी है 15, यानी कि 0 to 10 वाले जो बच्चे हैं वो 15 बच्चे हैं, 11 से 20 साल वाले जो बच्चे हैं वो 25 बच्चे हैं, 21 से 30 साल वाले जो बच्चे हैं वो 40 बच्चे हैं। तो ये सारा का सारा फ्रीक्वेंसी टेबल हो जाए, ठीक है। तो ये मतलब ये 3 टाइप के टेबल जो थे वो तीनों के तीनों बहुत जरूरी है। अगर और कोई टेबल मैं आप लोगों को बताऊं तो और भी टेबल हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप लोग टेबल को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से कर रहे हैं। बट ये जो 4 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं ये बिल्कुल सही है, आप लोग इसको अगर एग्जाम में लिख कर आएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे क्वालिटीज ऑफ द गुड टेबल। अब क्वालिटीज ऑफ द गुड टेबल में क्या आता है, देखिए कि
कब आप कहोगे कि ये हमारा टेबल बड़ा अच्छा है? कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा ऐसे ही रैंडमली कुछ भी डाटा लिखाता है जिससे वो टेबल पता ही नहीं चलता कि वो टेबल है। तो कुछ यहाँ पे क्वालिटीज का होता है, ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप टेबल बनाए तो उसमें ये फॉलोइंग क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए। सबसे पहली मैं क्वालिटी ये बात करता हूँ टाइटल की। टाइटल एंड हेडिंग, अगर आप लोग टाइटल एंड हेडिंग नहीं देंगे ना तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों ने किस चीज का टेबल बनाया। तो ये सबसे जरूरी, मैं कहूंगा इसको पहला पॉइंट है ये मेरा। ठीक है, पहला पॉइंट है जिसमें आप लोगों ने टेबल का हेडिंग और टाइटल ये दोनों की दोनों चीजें मेंशन करनी होती है। तो अ गुड टेबल ऑलवेज इंक्लूड अ क्लियर डिस्क्रिप्टिव टाइटल एंड ईच कॉलम एंड ईच रो शुड हैव अ लेबल दैट एक्सप्लेन दैट व्हाट द डाटा रिप्रेजेंट। जैसे अभी ऊपर यहाँ पे मैंने लेबलिंग करी, ये एज ग्रुप आ गया, ये फ्रीक्वेंसी आ गया, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 0 to 10 लिख दूं और यहाँ पे 15 लिख दूं तो आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि क्या चीज है। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर टाइटल और लेबलिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे क्लैरिटी का। A table should be easy to read and understand. The data should be organized logically with clear column and row heading. अब यहाँ पर क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आप लोग अगर फ्रीक्वेंसी में ये लिख दें, ठीक है, जैसे मान लो आप लोग फ्रीक्वेंसी का ये है, यहाँ पे एज ग्रुप आपके पास इस तरीके से, लेकिन कोई बंदा ऐसा करके आए कि वो टाइटल ही उल्टे पुल्टे लिख दे या फिर कॉलम ही उल्टे पुल्टे बना दे। जैसे एज ग्रुप के अंदर कभी बीच में 15 लिख दे, कभी 10 to 15 लिख दे, कभी 20 लिख दे, 20 to 25 लिख दे, और यहाँ पे भी ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में 5 लिख दे, 5 to 6 लिख दे, 7 to 8 लिख दे। तो ये सारा का सारा जो ये चीज है ना, ये गड़बड़ा जाती है यहाँ। ठीक है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए जब भी आप लोग टेबल बना रहे हो, और टेबल क्या हो, इजिली टू रीड हो, इजी टू रीड हो और अंडरस्टैंडेबल हो। आगे लिखते हैं पॉइंट कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब हो जाता है यार यहाँ पर वही जो असेंशियल चीजें जो है ना, सिर्फ वही चीजें हम यहाँ पे डालें, फालतू की ऐसी वैसी चीज जो हमें डाटा में चाहिए ही नहीं वो चीजें हम लोग ना डालें। द टेबल शुड प्रेजेंट ओनली द एसेंशियल डाटा अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स दैट कुड क्लटर द टेबल, जो आप लोगों का टेबल को बुरा दिखाए। ठीक है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड पॉइंट है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो डाटा है वो इस तरीके से अरेंज करा जाए, एक प्रॉपर ऑर्डर हो जिसमें, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ द टेबल। अब कोई बच्चा बीच में से कोई वैल्यू लिख दे, कोई बच्चा बीच में से कोई वैल्यू लिख दे, तो वो सारा ना लॉजिकल ऑर्डर जो है वो खराब कर देगा। इसलिए लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी जरूरी है। एक पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या आता है, ऑल फॉर्मेटिंग शुड बी कंसिस्टेंट across the table including column with row height font size and data alignment। कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जब आप लोग टेबल बनाए तो टेबल बनाते समय फॉन्ट साइज का ध्यान रखें, रो हाइट का ध्यान रखें, कोई ज्यादा बड़ा गैप ना हो, दो कॉलम्स के अंदर गैप ना हो, ज्यादा फॉन्ट कोई किसी का बड़ा छोटा ना हो। ये चीज है, फॉर्मेटिंग का ध्यान जब रखेंगे तो वो कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। और एक्यूरेसी, डाटा शुड बी एक्यूरेट एंड फ्री फ्रॉम द एरर। ऐसे ना हो कि आप लोग गलत डाटा ही पुट करके टेबल बना दे जिससे वो मिसलीड कर जाए आप लोगों को। ठीक है, तो ये पॉइंट 6 पॉइंट्स है जो जरूरी है। और भी अगर आप लोगों को मैं पॉइंट्स बताऊं तो यहाँ पर आप लोग कुछ और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं 6 पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पे, 7 पॉइंट बता देता हूँ आपको कि आप लोगों को एटलीस्ट पर्पस क्लियर होना चाहिए कि किस चीज का आप लोगों को टेबल बनाना है। सो पर्पस इट शुड बी क्लियर। ठीक है, और पर्पस जब आप हेडिंग बता रहे हैं तो वहीं से आप लोगों को पर्पस पता चल जाना चाहिए। ठीक है, पर्पस एक पॉइंट है, आप लोग इसको खुद एक्सप्लेन कर लेना, खुद लिख लेना। पर्पस में आप लोगों ने बस यही लिखना है, द पर्पस ऑफ द टेबल शुड बिकम क्लियर फ्रॉम द हेडिंग द टेबल। तो किस चीज का डाटा कलेक्ट कर रहे किसी को क्या ही पता चलेगा जब तक आप लोगों का कोई पर्पस ही ना हो। ठीक है, और प्रॉपर टाइटल हो गया, और ये थोड़ा सा ना सिंपल भी दिखना चाहिए, सिंपल एंड अट्रैक्टिव। सिंपल एंड अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मैंने बता दिया कि अगर आप लोग फॉर्मेटिंग सही रखेंगे तब आप लोगों का जो टेबल है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। सिंपल कैसे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कोशिश ना करें कि हर एक चीज मैं यहाँ पे डालू, जितनी जो स्टेटमेंट में गिवन होगी सिर्फ हमें उन्हीं चीज को लिखना होता है वहां पे। और अगर पॉइंट मैं बोलूँ साइज ऑफ द टेबल के ऊपर भी मैटर करता है, साइज ऑफ द टेबल ज्यादा ही बड़े टेबल ना हो कि आप लोग अकेली अकेली चीज को वहां पर लिखते जाओ, अकेली अकेली चीज, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साइज ऑफ द टेबल भी मैटर करता है। साथ में जो एब्रीवेशन होती है, ठीक है, एब्रीवेशन जब आप शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हो, जैसे मैं ABB लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, एब्रीवेशन जो ये चीज है एब्रीवेशन, ये हमें यहाँ पर इग्नोर करनी चाहिए। इग्नोर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप लोग तो अपनी लैंग्वेज
देख लोगे कि हाँ भाई हमने तो ये लिखा है, लेकिन बाकी जो सामने वाला बंदा है वो शायद आप लोगों के डाटा को या आप लोगों के टेबल को समझ ही ना पाए। तो एब्रीविएशंस को हमें यहाँ पर इग्नोर करना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि फुट नॉट, तो मतलब आप लोग एटलीस्ट 12 पॉइंट लिख कर आओगे ना। अगर ये 5 मार्क्स में पेपर में आता है तो फिर तो आप लोगों को 12 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। फुट नॉट का मतलब हो गया कि जैसे आपको कोई भी चीज, कोई अलग से चीज एक्सप्लेन करनी है तो आप लोग उसको फुट नोट में यानी कि नीचे को लिख सकते हो। ठीक है, नीचे को लिख सकते हो। फुट नोट वो चीज हो जाती है। इफ एनीथिंग नीड्स एक्सप्लेन इन द टेबल, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ एनीथिंग नीड्स explanation in the table, it should be it should be explained in footnote। ठीक है, और ये चीजें होनी चाहिए। और कंपैरिजन भी अगर आप लोग करना चाहे कंपैरिजन भी कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ द डाटा भी मेंशन करने चाहिए यहाँ पे। ये पॉइंट अच्छा है सोर्सेज ऑफ द डाटा का। सोर्सेज ऑफ द डाटा वाला पॉइंट अच्छा है, क्योंकि सोर्सेज ऑफ द डाटा का मतलब ये हो जाता है कि आप लोगों ने कोई डाटा उठाया है वो किस किस सोर्स से उठाया है। ये चीज अगर आप लोग मेंशन करेंगे तो इससे भी आप लोगों का जो टेबल है वो बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो ये 12 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। आप लोग इसकी फोटो खींच सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। वैसे फोटो खींची नहीं जाएगी, हाँ अभी अभी खींची जाएगी। तो क्वालिटीज ऑफ द गुड टेबल में ये रही। ठीक है, ये क्वालिटीज ऑफ द गुड टेबल, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। चलिए इसके बाद अब क्वेश्चंस करते हैं टेबुलेशन के ऊपर। कैसे कैसे आप लोगों के पास यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। कुछ मैं चारों टाइप के जो डाटाज हैं सभी के मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि एटलीस्ट आप लोग समझ पाए कि हम लोग कैसे ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूंगा इसका साइड पे करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। वैसे मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ, ऐसे करता हूँ, स्पेस छोड़। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे जैसे फर्स्ट सम है, अ मोबाइल स्टोर sold 120 units in January, 150 in Feb, 117 March and 116 April and 118 May। हमें इनके टेबल्स बनाने, तो कैसे आप लोग इनके टेबल्स बना सकते हैं। ये तो बहुत इजी हो गया। यहाँ पर आप लोग को पता चल रहा होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम्स बनाने की जरूरत है। तो 2 कॉलम कौन कौन से होंगे। एक तो भाई जिसमें होगा मंथ का, यहाँ से ये टाइटल रिप्रेजेंट हो गया मंथ का। और एक हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो ये एक मतलब इस तरीके से आप लोगों का बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अगर ये चीज बन गई, जैसे मंथ की बात करें, मंथ में आप लोग जनवरी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे फेब है, साथ में मार्च है, यहाँ पर अप्रैल आ गया और साथ में मई आ गया। तो अगर आप लोग टेबल रिप्रेजेंट करेंगे तो ये टेबल बन जाएगा कुछ इस तरीके से। जनवरी में थे 120 यूनिट्स, उसके बाद फेब में आए 150 यूनिट, और ये अगला आ गया 170 यूनिट, ये 160 यूनिट, और यहाँ पे आ जाएगा 180। तो आप लोग बड़ा क्लियर कट देख सकते हैं। अगर आप लोग किसी को भी ये प्रेजेंट करेंगे तो वो बंदा भी ये चीज समझ जाएगा। क्लियर, इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल चीज वो ये चीजें समझ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखना चाहिए। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं, अब मेरे पास यहाँ पे ना स्पेस थोड़ी सी कम पड़ गई है, मुझे यहाँ जगह छोड़नी चाहिए थी। चेक कर लेते हैं एक मिनट, अगर सही हो जाए तो। क्या हो रही है, ये मार्कर को मैं सही कर लूँ, फिर उसके बाद ये सही हो जाएगा। इससे ना मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा, वरना मैं लिख नहीं पा रहा हूँ अभी। ओके, यहाँ पे ये लिख देगा क्या, हाँ लिख देगा अभी। ठीक है, यहाँ पे ये जगह बन गई। चलिए अगर ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें तो देखिएगा यहाँ पे बनेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्पेस चाहिए थी सो दैट मैं आप लोगों को पूरी पूरी चीजें बता पाऊँ। देखना यहाँ पे क्या बनने वाला है। अ कॉलेज हैज 80 मेल and 70 female student enrolled in a BBA course and 60 males and 90 female student in the MBA course। अब ये एक क्वेश्चन आ गया।
अब यहाँ पर अगर आप लोगों को टेबल बनाना है, किस तरीके से बनाना पड़ेगा, हमें सबसे पहले डाटा को क्लासिफाइड करना चाहिए। डाटा क्लासिफाइड किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि यार बीबीए के अंदर कुछ मेल है और कुछ फीमेल, ठीक है, ये क्लासिफाई कर रहा हूं मैं। मेल कितने हैं, यहाँ पे मेल है 80 मेल है, और अगर मैं फीमेल की बात करूं फीमेल है 70। ऐसे ही नेक्स्ट चीज है एमबीए का कोर्स। एमबीए के कोर्स के अंदर भी मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल आ गए, ठीक है। अब मेल कितने आ रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं 60, और फीमेल जो है वो आ गए 90। अगर ये सारी चीजें हो गई, ये हमारा हो चुका है क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा। मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी रोज और कॉलम का इस्तेमाल नहीं करा। अगर मैंने रो कॉलम का इस्तेमाल नहीं करा तो दैट मींस दैट इज क्लासिफाइड फॉर्मेट। अब अगर मैं इसको टेबल की फॉर्म में मैं प्रेजेंट करता हूं तो टेबल की फॉर्म में किस तरीके से प्रेजेंट होने वाला है देखिएगा जी। यहाँ पे मुझे फिर से एक जगह बनानी पड़ेगी इसके लिए, देखना। तो आप लोग देख सकते हैं कि यार यहाँ पर जो टेबल बनेगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला टेबल बनेगा, सिंपल टेबल नहीं बनने वाला। एक हम लोग कोर्स लिख लेंगे यहाँ पे बीबीए का, एक हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एमबीए का। उसके बाद बीबीए की भी जो डिवीजन है, डिवीजन हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं मेल की, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं फीमेल की। यहाँ पर भी डिवीजन कर लेते हैं मेल के लिए, एक तो आ जाए एमबीए के लिए मेल की और एक आ जाएगी फीमेल के लिए, दैट्स इट। इतना सा काम था, ये टेबल आप लोगों का पूरा अच्छे से ये बन गया। अब ये देखो है तो कॉम्प्लेक्स टेबल ही ना ये वाला, क्लियर। अब मेल कितने आ रहे थे इसमें, मेल आ रहे थे हमारे पास 80, और फीमेल जो थे फीमेल यहाँ पर थे 70। अगर एमबीए में मेल की बात करूं वो थे 60 और फीमेल थे 90। तो इस तरीके से ये आप लोगों का आंसर बन जाएगा। और अगर आप लोग किसी को भी ये दिखाएंगे ना तो वो भी समझ आएगा कि बीबीए के अंदर मेल और फीमेल की बात करेगी, दैट इज 80 एंड 70, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल से है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही है, बट करने का तरीका जो रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम ही ठीक है ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टेबल ही। जैसे यहाँ पर है, यहां से हम इसको करते हैं नीचे, देखिएगा जी यहाँ पे क्या बनने वाला है। जैसे यहाँ पर अपने पास कुछ जनवरी, फेब और मार्च 3 महीने दिए गए हैं, और साथ में कुछ जोन दिए गए हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट और वेस्ट, और साथ में कुछ अमाउंट दी गई है, दैट्स इट, इतना ही है ना। तो हम अगर यहाँ पे टेबल बनाना शुरू करें, ये टेबल कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, जन लिख सकते हैं, फेब लिख सकते हैं, और साथ में मार्च लिख लेते हैं। साथ ही में और क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पे ऐड करें, यहाँ पर हमें ऐड करना चाहिए नॉर्थ जोन। लेकिन देखना अब क्या ये सही टेबल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। नॉर्थ जोन, ठीक है, नॉर्थ जोन, हाँ अच्छा वैसे सही है। नॉर्थ जोन एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं साउथ जोन लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर है ईस्ट जोन, ईस्ट जोन आ गया, और फिर लास्ट में है वेस्ट जोन। अब यहाँ पर हर एक मंथ की ये जो थी 1,20,000 1 लाख, ये हर एक मंथ की थी। तो यहाँ पर जनवरी के सामने उस मंथ की आ जाएगी, ठीक है, फेब के सामने उस मंथ की आ जाएगी, जोन के सामने उस जोन की आ जाएगी। तो हर कोई बंदा यहाँ से ये देख सकता है कि क्या चीज है। और अगर मैं सेल की जैसे यहाँ पर गिवन था कि यार ये सेल है, तो यहाँ पे आप लोग सेल मेंशन कर सकते हो। यहाँ से भी पता चल जाएगा सेल्स फॉर जनवरी, फेब एंड मार्च, एंड सेल्स फॉर नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन एंड वेस्ट जोन किस तरीके से आ जाएगा। नॉर्थ जोन की जगह पे यहाँ पे जनवरी की फॉर्म में हम लिख लेते हैं 1,20,000। उसके बाद फेब है तो ये ध्यान रखना यहाँ पे ये इस तरीके से बनेगा, क्योंकि मैंने नॉर्थ जोन इस तरीके से बनाया ना। नेक्स्ट है 125। उसके बाद साउथ जोन के लिए है 1,10,000, और उसके बाद है 1,05,000, और लास्ट है 1,15,000। ऐसे ही ईस्ट के लिए है 95,000, और इसके लिए है 1 लाख, और लास्ट में अपने पास है एक जीरो ज्यादा नहीं डल गया, 1,05,000। ये इस तरीके से आप लोगों का बन जाएगा। और वेस्ट के लिए भी लिख लेते हैं 1,30,000, उसके बाद है 1,35,000, और लास्ट है 1,40,000। ये रहा पूरा पूरा टेबल, क्लियर। लास्ट एक क्वेश्चन रह गया है करने वाला, हम लोग वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि आप लोग कैसे बना सकते थे ये वाला क्वेश्चन भी। ये लास्ट, ठीक है, लास्ट है बिल्कुल। In a company, the HR department has 10 permanent male employees, 4 contract male employees, and 12 permanent female employee and 3 कॉन्ट्रैक्ट फीमेल एम्प्लॉय। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डाटा को थोड़ा सा क्लासिफाई करना शुरू करें। जैसे कि यहाँ पे है एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या है, परमानेंट मेल एम्प्लॉयज हैं, 4 कॉन्ट्रैक्ट मेल एम्प्लॉयज है, ठीक है। तो पहले जो है डाटा
डिवाइड हो रहा है परमानेंट में और कॉन्ट्रेक्चुअल में। परमानेंट में भी अंदर जो है डिवीजन हो रही है मेल में और फीमेल में, ठीक है। वैसे ही सेम आई थिंक कॉन्ट्रेक्चुअल में भी हो रही है, 4 कॉन्ट्रैक्ट मेल एम्प्लॉय। हाँ, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल में भी मेल और फीमेल में डिवीजन हो रही है। तो ये आ गया एचआर डिपार्टमेंट का। ऐसे ही नेक्स्ट है आईटी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट अगर है तो आईटी डिपार्टमेंट की भी डिवीजन कैसे हो रही है। हाँ, परमानेंट पहले आएगा, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल, परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल आएगा, और फिर परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल आगे मेल और फीमेल में डिवीजन कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपना क्लासिफिकेशन मैंने करके बताया है, क्लासिफिकेशन करके बताया है डाटा को। इसके बाद अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोग इसका टेबल बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले टेबल के अंदर एक तो हम लिख लेते हैं एचआर और एक लिख लेते हैं भाई अपना आईटी। अब थोड़ा सा ये इस तरीके से बॉक्स बना लेना। इसके बाद यहाँ पर ना यहाँ पर हम लोग और थोड़ा सा टेबल, इसको ऐसे ना करो फोल्ड, इसको ऐसे, हाँ अभी स्क्वायर नहीं बनाते। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं परमानेंट, परमानेंट पूरा मेंशन कर लें क्योंकि हमने एब्रीविएशंस अभी सीखा है कि हमने एब्रीविएशंस को इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे, तो पूरा ही बना लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एचआर और फिर यहाँ आ जाएगा आईटी। ये तो एक डिवीजन हो गई। इसके बाद जो डिवीजन आएगी वो कुछ यूं आ जाएगी, परमानेंट, परमानेंट और फिर आ जाएगी कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है। ये सब करने के बाद अब ये आगे अगर डिवाइड हो रहा है तो इसको भी आगे डिवाइड कर देते हैं, देखना मेल और यहाँ पर आ जाएगा फीमेल। ऐसे ही सेम इसके लिए भी मेल और यहाँ पर आ जाएगा फीमेल। क्लियर। तो ये थी पूरी पूरी प्रेजेंटेशन। ऐसे ही हम लोग काम करेंगे आईटी के लिए भी। यहाँ पर आ जाएगा परमानेंट और एक यहाँ हमें मिलेगा कॉन्ट्रेक्चुअल। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, चलो कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है कॉन्ट्रेक्चुअल। और यहाँ पर भी जो परमानेंट है वो भी आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है मेल में और ये हो रहा है फीमेल में। ऐसे ही ये चीज मेल में और ये चीज आ रही है फीमेल में। क्लियर। अब मेंशन कर देते हैं किसके कितने कितने एम्प्लॉयज हैं। जैसे अच्छा यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक और बात करेगी 10 परमानेंट एम्प्लॉय, 10 परमानेंट मेल एम्प्लॉय है फिर तो ठीक है। अगर 10 परमानेंट एम्प्लॉय लिखा होता फिर हमें थोड़ा सा और देखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 10 परमानेंट मेल एम्प्लॉय था तो मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ, और 4 कॉन्ट्रैक्ट मेल एम्प्लॉय। और अगर 4 कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे मैं 4 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। देखो एचआर डिपार्टमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल में और मेल। ऐसे ही 12 परमानेंट फीमेल एम्प्लॉय, 12 परमानेंट फीमेल एम्प्लॉय आ गए और 3 कॉन्ट्रैक्ट फीमेल एम्प्लॉय आ गए। नेक्स्ट है आईटी डिपार्टमेंट हैज 20 मेल एम्प्लॉय परमानेंट, ठीक है 20 परमानेंट मेल एम्प्लॉय, 5 कॉन्ट्रैक्ट मेल एम्प्लॉय। तो ये 5 परमानेंट आ गए। नेक्स्ट ऐसे ही 5 कॉन्ट्रैक्ट आ गए। 18 परमानेंट फीमेल एम्प्लॉय, अगर 18 फीमेल आ गए तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, लास्ट में ये 6 बन जाएगा। इस तरीके से ये आप लोगों का पूरा पूरा जो है टेबल बनकर तैयार है। तो ये टेबल इस तरीके से बनाए जाते हैं जब भी आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाए। अगर पेपर में पूछ ले, वैसे तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बनाने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है जी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो था पूरा पूरा समझ आया होगा। आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा ही सीखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और टॉपिक्स जो है उनको भी सीखेंगे कि कैसे आप लोग वो वाले टॉपिक्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी अभी टेक्निक्स पड़ी हुई हैं प्रेजेंट करने की डाटा को, जैसे सीरीज वाले ग्राफ होंगे, टाइप ऑफ द डायग्राम्स होंगे, ये सारी चीजें होने वाली हैं अपनी क्लासेस में, ठीक है। थैंक यू सो मच जी फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। न्यूमेरिकल में अगर दिक्कत आती है प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप लोग वहां पर भी वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो जी। हैव अ वेरी गुड डे। बाय बाय, टेक केयर।